नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राइट्स इशू के बारे में। When a company needs additional equity capital, it has two choices: ask more money from existing shareholders or go for a fresh set of investors. If company chooses later, that is, issue shares to fresh set of investors, proportionate holding of existing shareholders gets diluted. For example, a company may have 10 lakh shares of rupees 10 each, amounting to an issued and paid up capital of rupees 1 crore. If it issues another 10 lakhs shares to fresh set of investors to increase its capital, the proportionate held by existing shareholders will come down by half. As the issued and paid up capital has doubled, this is called a dilution of holdings. To prevent this, Companies Act requires that a company which wants to raise more capital through an issue of shares must first offer them to existing shareholders, and such an offer of shares is called a rights issue. तो देखिए, कंपनी को जब भी एडिशनल इक्विटी कैपिटल की ज़रूरत होती है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है कि पहला तो जो उनके खुद के जो शेयर होल्डर्स हैं पहले वो उनसे पूछे, ठीक है, मतलब वो उनको कहता है अपनी कंपनी के शेयर वो इशू कर सकती है, या फिर वो कहते हैं वो कुछ नए सेट ऑफ इन्वेस्टर को अपने जो फ्रेश इक्विटी शेयर्स हैं वो उनको इशू कर सकती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर जो नए जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, अगर उनको इशू किया जाता है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए कंपनी के पास 10 लाख शेयर हैं 10 रुपये के, ठीक है, और पेड अप कैपिटल हमारी हो गई 1 करोड़ रुपए। अब मान लीजिए कंपनी 10 लाख शेयर और इशू करती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कैपिटल है वो तो डबल हो जाएगी, लेकिन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो सिर्फ वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें, स्टेक वाइज देखें या फिर हम परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उसके अंदर आपको कमी देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी के 2 शेयर होल्डर हैं, ठीक है, 50% एक के पास है, 50% एक के पास है। अब मान लीजिए एक शेयर होल्डर नया और आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ शेयर देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 10% दे दिया उसको, ठीक है, और 5% दोनों ने दिया है, तो यानी कि अब जो पहले जो इन्वेस्टर थे अब उनके पास 45% हो गया, और जो आगे और जो नया इन्वेस्टर आया उसके पास 10 हो गए। तो उस तरीके से जितने भी लोग कंपनी में एंट्री करते जाएंगे तो उस कंपनी के जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर हैं उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो चेंज जाएगा, मतलब कम होता रहेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायल्यूशन ऑफ होल्डिंग्स। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो ये कहता है कि जब भी कंपनी इक्विटी कैपिटल रेज करना चाहती है तो पहले वो क्या करेगी, अब जो उनके खुद के जो शेयर होल्डर्स हैं पहले वो उनको शेयर इशू करेगी। अगर वो मना कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। सब्सक्राइबिंग टू द राइट्स इशू इज चॉइस एंड नॉट कंपल्शन फॉर इन्वेस्टर्स। अब जो राइट इशू है, यानी कि अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि सर हम ये शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ये राइट है, वो चाहे तो उस शेयर को वो सब्सक्राइब करें या फिर ना करें, मतलब उनकी कोई यहाँ पे मजबूरी नहीं है कि हाँ कि उनको वो शेयर उन्हें सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा। They may buy shares offered to them under rights issue or let the choice expire without any action, or may choose to transfer their rights or without consideration. This is called renunciation of rights. Rights entitlements also get traded on the stock exchange for a defined period. तो अगर मान लीजिए जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब उस कंपनी के जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर है कि वो चाहे तो उसको वो जो शेयर ऑफर किए गए हैं कंपनी द्वारा उसको चाहे वो बाय करें या फिर उसको वो वैसे ही रहने दें, या फिर हो सकता है कि अब वो जो उनका जो राइट्स है वो चाहे तो उनको वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है।
किसी को भी, और हो सकता है वो किसी मतलब उसके बदले में वो कुछ ले, हो सकता है उसके बदले में वो कुछ ना ले, मतलब वहाँ पे हो सकता है कुछ कंसिडरेशन हो सकता है ना हो। और ये जो चीज़ है, मतलब जो राइट्स हैं, ठीक है, वो चाहे तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे वो बाय सेल भी होती है, जिसे हम बोलते हैं राइट्स एंटाइटलमेंट, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिनंसिएशन ऑफ राइट्स। Shares under rights issues are generally offered at a discount to the prevailing market prices. Let us assume a shareholder A has 10 shares of a company whose share price is rupees 100. If the company is in further need of capital, it could get this capital from its existing shareholders by offering shares at a discounted price. The number of discounted shares a shareholder can buy and depends on the number of shares held by him and the ratio offered under a rights issue. तो यहाँ पे ये जूम करा गया कि मान लीजिए एक शेयर होल्डर है जिसका नाम ए है, ठीक है, उसके पास 10 शेयर हैं कंपनी के और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़। तो कंपनी को और कैपिटल की ज़रूरत है। अब वो चाहे तो वो ये जो शेयर होल्डर है उससे वो और कैपिटल वो उठा सकती है, बस उनको क्या करना होगा, उनको उसे शेयर इशू करने पड़ेंगे, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर, मतलब कम प्राइस पर। The number of discounted share a shareholder can buy depends on the number of shares held by him and the ratio offered under rights issue. अब जो ए जो शेयर होल्डर है वो कितने शेयर बाय कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने शेयर हैं और कितनी उसको और जो रेशियो है वो कितनी उसको ऑफर की गई है। तो रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है कि एक शेयर होल्डर कितने शेयर बाय कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी इश्यूज 142 राइट्स इशू at rupees 70 per share, shareholder A will have right to buy one share for every 2 shares held by him at rupees 70. As A has 10 shares, he can buy 5 more shares at rupees 70. तो अब मान लीजिए अब कंपनी ने जो रेशो इशू करी है वो है 1:2 और जो डिस्काउंट प्राइस है वो है 70 रुपीज़ पर शेयर। तो इसका मतलब ये है कि उसे 2 शेयर के बदले में उसको 1 शेयर दिया जाएगा। तो उसके पास टोटल शेयर हैं 10, तो यानी कि उसको 5 शेयर और दिए जाएंगे और वो भी, और जिसका प्राइस होगा वो होगा 70 रुपीज़ अगर वो खरीदना चाहता है तो। अब कई बार क्या होता है कि जो बहुत सारे जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है ना, उनमें से कुछ लोग मना भी कर देते हैं, कहते हैं कि हमें मतलब हमारा जो राइट है हमें इशू मतलब उसका यूज़ नहीं करना। तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो शेयर होल्डर है वो उसके अलावा भी और शेयर वो बाय कर सकता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पे एंटाइटलमेंट, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अब जैसे कि जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनमें से बहुत सारे अपने जो राइट है उसको वो इशू नहीं करना चाहते और ना उसको वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब ना उसका यूज़ करना चाहते हैं ना ही वो उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो शेयर होल्डर हैं, ठीक है ना, वो चाहे तो उस अपनी जो लिमिट है उससे ज़्यादा भी वो शेयर बाय कर सकते हैं। ए राइट्स इशू ऑफ शेयर्स मस्ट फॉलो all SEBI's regulation on issue of shares. A listed company making a rights issue shall fix a record date to determine the eligibility to the rights. The company must issue a letter of offer giving details of the issue, including the purpose for which funds are being raised. A draft letter of offer must be filed with SEBI, and abridged letter of offer must be dispatched to all investors at least 3 days before the issue opens. Investor can also apply on a plain paper if they do not receive the application form. A rights issue is open for subscription for a minimum period of 50 days and maximum period of 30 days. As a result of a rights issue, total number of outstanding shares go up with a corresponding increase in the cash in the asset side of the balance sheet. If all shareholders subscribe to their full entitlements or rights, their proportionate ownership remains
तो जब भी कोई राइट्स इश्यू आता है तो उसके लिए जो कंपनीज हैं उनको सेबी की जितनी भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना होता है, और साथ ही साथ जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको एक रिकॉर्ड डेट भी उनको पहले से फिक्स करनी होती है। देखिए रिकॉर्ड डेट क्या होती है कि रिकॉर्ड डेट एक ऐसी डेट होती है जिस डेट पे जितने भी मेंबर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मतलब ये समझ लीजिए उनके जो एक रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसके अंदर मेंबर्स के नाम लिखे जाते हैं। तो रिकॉर्ड डेट वाले दिन उस रजिस्टर में जिन लोगों के नाम होंगे सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे राइट्स इशू के लिए। और साथ ही साथ कंपनी को एक लेटर भी इशू करना पड़ता है जिसके अंदर जो राइट्स इशू है उसकी सारी डिटेल उसके अंदर अवेलेबल होती है। और जितने भी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 3 दिन पहले, यानी कि जो राइट्स इशू है उसके ओपन होने के 3 दिन पहले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक लेटर दिया जाता है, मतलब ऑफर किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता है तो वो प्लेन पेपर का भी यूज़ कर सकता है। और ये जो सब्सक्रिप्शन का जो टाइम पीरियड होता है वो मिनिमम होता है 15 दिन का और मैक्सिमम होता है 30 दिन का। तो जैसे ही ये राइट इशू आता है, ठीक है, और ये राइट इशू पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी के पास कैश आया होगा। तो जो कैश होगा वो कंपनी जो बैलेंस साइड, मतलब बैलेंस शीट है उसकी जो असेट साइड है वो वहाँ पर वो शो होगा। और कंपनी की जो ऑनरशिप है वो वैसी रहेगी, लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं बस वो थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोनस इशू। ए बोनस इशू also known as equity dividend. It is an alternative to cash dividend. Bonus shares are issued to the existing shareholders by the company without any consideration from them. The reserves laying in the books of the company gets transferred to another head. The shareholders do not pay anything for these shares, and there is no change in the value of their holdings in the pre and post bonus stages. The issuance of bonus shares is more to influence the psychology of the investors without any economic impact. अब देखिए जो बोनस इशू है उसके अंदर होता क्या है। बोनस इशू में कंपनी के जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ शेयर दिए जाते हैं, लेकिन उस शेयर के लिए उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं बोनस इशू। अब यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अब हम वो देख लेते हैं। तो कंपनी का जो शेयर होल्डर्स मनी होगी, ठीक है, उसको अब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अब अलग हेड में, जिसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल या फिर सब्सक्राइब कैपिटल। द एंटाइटलमेंट टू द बोनस शेयर्स इट डिपेंड्स अपॉन द existing shareholders of the investors. A bonus issue in the ratio of 1:3 entitles a shareholder for one bonus share for every 3 shares held by them. The company makes the bonus issue out of its free reserves built from genuine profits. Reserves built from revaluation of assets are not allowed to be considered for making a bonus issue. A company cannot make a bonus issue if it has defaulted on payment of interest and or principal on any debts. अब कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको जो शेयर है वो कितना दिया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है रेशियो के ऊपर। तो अगर मान लीजिए जो रेशियो है वो 1:3 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक शेयर होल्डर के पास 3 शेयर हैं कंपनी के, तो यानी कि उसको 1 शेयर और मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब मान लो अगर यहाँ पे रेशियो 1:2 होती तो उस केस में क्या होता कि अगर मान लीजिए एक इन्वेस्टर के पास 10 शेयर है तो उसको 2 शेयर के बदले में उसको 1 शेयर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा नहीं ले रही है तो फिर वो जो लॉस है वो कहाँ से उसको वो रिकवर करेगी। तो कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व है वो उसमें से बोनस इशू करेगी, ठीक है। लेकिन अब रिजर्व में एक हमारा होता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ठीक है, इस नाम का एक रिजर्व होता है। तो कंपनी इसमें से मनी नहीं निकाल सकती है बोनस इशू के लिए। और एक चीज़ और, अगर किसी कंपनी ने किसी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में अगर उसने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, ठीक है, मतलब कोई
इंटरेस्ट अमाउंट था जो कंपनी को पे कर रहा था, ठीक है, अगर उसके अंदर कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है तो उस केस में कंपनी बोनस इशू नहीं ला सकती है। या फिर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब कंपनी ने किसी से डेट ले रखा था, अब वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो उसके अंदर उन्होंने डिफॉल्ट कर। इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स इज टर्म्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो बोनस शेयर जब इशू किए जाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब बोनस इश्यू की वजह से क्या जो शेयर होल्डर होते हैं क्या उनकी कोई शेयर होल्डिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं बस उनको जो शेयर है, तो जो शेयर होते हैं बस वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, बाकी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है। तो मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है ना, उसका जो शेयर प्राइस है वो 1000 रुपये पे वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी बोनस इशू लेकर आई, उसकी जो रेशियो वो 1:1 है, ठीक है। अब मान लीजिए एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10 शेयर हैं उस कंपनी के, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उसको एक शेयर के बदले में एक शेयर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो वो 1:1 है, ठीक है। तो अब उसके पास जो टोटल शेयर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20। अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि उसके पास जो 10 शेयर थे उनकी वैल्यू थी 10,000। तो जब उसको एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे तो उसके बावजूद भी उनकी जो टोटल जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि जो पर शेयर जो उनका शेयर प्राइस था वो कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि उनका जो शेयर प्राइस, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है बस वो बढ़ गए, लेकिन जो उनकी टोटल जो उनका अमाउंट है वो उतना ही रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टॉक स्प्लिट। देखिए स्टॉक स्प्लिट भी आपको ये बोनस इशू की तरह ही लगेगा, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है। स्टॉक स्प्लिट इज ए कॉर्पोरेट एक्शन वेयर द फेस वैल्यू ऑफ द existing shares is reduced in a defined ratio. A stock split of 1:5 means a split of an existing shares into 5 shares. Accordingly, face value of shares will go down to 1/5 of the original face value. तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर रही है और स्टॉक स्प्लिट की जो रेशियो है वो 1:5 है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो एक शेयर है वो 5 शेयर में हो जाएगा कन्वर्ट। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक शेयर है और उस एक शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है ना, और रेशियो है 1:5, तो यानी कि अब आपके पास शेयर जो नंबर ऑफ शेयर होंगे वो 5 हो जाएंगे, लेकिन एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है कि एक इन्वेस्टर के पास एक कंपनी के 100 शेयर हैं और उनकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये। अब कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर रही है, उसकी जो रेशियो वो 1:5 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो आपके नंबर ऑफ शेयर जो पहले 100 थे वो हो जाएंगे 500, ठीक है, लेकिन अब जो फेस वैल्यू थे वो भी यहाँ पर अब हो जाएगी कम, यानी नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे लेकिन जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आपके पर शेयर की जो प्राइस जो फेस वैल्यू होगी वो होगी 2 रुपये। Companies consider splitting their shares if the prices of the shares in the secondary market are seen to be very high, restricting the participation by investors as price per share comes down post split. A share split leads to a greater liquidity in the market, similar to bonus. Split is also a book entry resulting in increased number of outstanding shares in the books of company with reduced face value without any economic benefit whatsoever to the shareholders. We may say that share split is also to influence the psychology of investors and impact liquidity in the marketplace without any economic benefit to the shareholders, as the total number of shares go up without any economic change in the profit and loss statement और बैलेंस शीट पर डाटा। तो जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो यहाँ पे बस यही होता है कि जो फेस वैल्यू है शेयर की वो कम हो जाती है और टोटल नंबर ऑफ जो शेयर है वो बढ़ जाते हैं। अब ये होता क्यों है? देखिए कई बार क्या होता है कि जो शेयर प्राइस है
अब जो स्टॉक स्प्लिट है उसके अंदर ये आता क्यों है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज की जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होता है, ठीक है, वो अपने शेयर बेच नहीं पाता और बहुत सारे लोग क्या आते हैं उसको खरीद भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसकी जो लिक्विडिटी है, ठीक है ना, उसकी जो पार्टिसिपेशन है इन्वेस्टर के द्वारा वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो कंपनीज हैं वो अपना स्टॉक स्प्लिट लेकर आती हैं। देखिए यहाँ पर ये बोनस इशू की तरह ही होता है, बस यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाती है पर शेयर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि एसबीआई क्या करने वाली है, वो स्टॉक स्प्लिट करने वाली है और उसके एक शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है। अब वो कह रही है कि अब हमारे जो शेयर होंगे उसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये होगी। तो यानी कि अगर मान लीजिए आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपके पास एसबीआई का एक शेयर है, तो यानी कि अब आपके उस शेयर की जो फेस वैल्यू है वो हो जाएगी 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मान लेते हैं कि वो शेयर स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड कर रहा था 2700 रुपये में, ठीक है। तो एक स्टॉक था, स्टॉक मार्केट पे वो ट्रेड कर रहा था 2700 रुपये में, उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये। अब क्या होगा, अब वो जो एक शेयर था वो अब आपके हो जाएंगे 10 शेयर, ठीक है। और जो मार्केट पे वो ट्रेड कर रहा था 2700 रुपये में, अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 295, ठीक है, और फेस वैल्यू हो जाएगी 1 रुपये। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी जो नंबर ऑफ जो शेयर्स थे वो बढ़ गए, ठीक है, लेकिन उनकी जो फेस वैल्यू थी वो कम हो गई।